नमस्कार, मैं हूं कपिल भार्गव और आप देख रहे हैं DMT वायर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी जी। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, शून्य से लेके शिखर तक और फिर उसके बाद संस्कृति सलाहकार, मतलब जो सफर आपने शून्य से शुरू किया है और संस्कृति सलाहकार तक पहुंचे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि शून्य का क्या मतलब हुआ और शिखर का क्या मतलब हुआ। जी सर, कृपया आप थोड़ा इसको साफ करें। जी, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो आप शायद कहना चाह रहे हैं कि जब हम जीवन शुरू करते हैं तो हम सब चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े से बड़े लोग हों तो कहीं किसी उससे शुरू करते हैं। एक लेवल है, एक पॉइंट है जहाँ से हमने शुरू किया, तो वो तो सबके साथ है। और यदि मैं अपने बचपन को या किशोरावस्था को या स्कूल कॉलेज के दिनों को जो भी है तो उसे याद करूं तो पहली बात तो एक मैं आर्थिक रूप से एक बहुत साधारण परिवार या पृष्ठभूमि से आता हूँ। और मतलब मेरे छोटेपन में ही या उसके पहले पिता जो हैं वो अपने व्यवसाय में या पारिवारिक लोगों के कारण आर्थिक रूप से बड़े घाटे में आए। जो हुआ सबके कई अलग अलग होता है, लेकिन वो भी आए। और वो दौर ऐसा भी था कि जब उन्होंने जो अति आत्मीय लोग जो हैं उनके छल धोखा या जो भी हम कहें उसको, तो उसके कारण वो संन्यास लेकर निकल गए। और फिर बड़ी मुश्किल से जब भी वो लौटे होंगे तब मेरी उम्र रही होगी साल भर के आसपास, 6 महीने 8 महीने जो भी रहा होगा। तो खैर, तो वो आए और उन्होंने फिर अपना, क्योंकि सारे जो आर्थिक साधन थे उनके ख़त्म हो चुके थे, परिवार से भी वो अलग हो चुके थे, तो देन उन्होंने नौकरी करके मुनीमगिरी से काम करके अपना जीवन शुरू किया और हम लोगों को, परिवार को भी चलाने का काम किया। तो वो जो दौर है वो उसमें सीखने को जो मिला है, एक तो तब ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि वैभवपूर्ण या समृद्ध जीवन नहीं था, तो जो उनकी भी आसक्ति थी या जो उनकी चिंताएं थी वो भारतीय परंपराओं के बारे में ज़्यादा थी। और मतलब आप आश्चर्य करेंगे कि उस ज़माने में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में भी वो करते थे अपने काम धंधे के अलावा। तो भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका भी उनने तैयार किया और भी किया। और मैं ऐसी शून्य वाली परंपरा से आता हूँ कि जब उनका देहावसान हो, खैर तब तो मैं नौकरी में था, तो उन्होंने, क्योंकि उनके पास कोई संपत्ति थी नहीं, न स्थायी न कुछ इस तरह का, तो केवल कुछ किताबें वो दे के गए हैं बच्चों में। वही ये है, तो शुक्र समर नीति सार है, समागम सूत्रधार है, लीलावती गणित है, तो या भगवान राम की जो उन्होंने, श्री राम की जो उन्होंने जन्म पत्रिका डिज़ाइन की थी, या वो कुछ जो धार्मिक पुस्तकें थी, वही जो है परिवार में मेरे भाइयों को या बहन को ट्रांसफ़र किया है। तो शून्य मेरे लिए आर्थिक स्थिति से हुआ। और क्योंकि कोई बड़े परिवार से या बड़े संपर्क वाले परिवार से हम लोग नहीं आते हैं, तो सेल्फ मेड जो होता है ना कि भाई ठीक है आपको करना है, पढ़ो भी आप, और उस वक्त भी कॉलेज की जो फीस 5-6 रुपये जो होती थी वो भी हम देने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन ठीक है। तो उन्होंने मनुष्य बनना सिखाया और
अपनी परंपरा के बारे में, अपने जो भारत का जो ज्ञान वैभव है उसके बारे में, तो जितनी समझती या जितना उत्साह था हम वो सीखने की कोशिश की। लेकिन समय ऐसा था जब आप अपनी परंपरा से उससे अनदेखा करने का या उसकी उपेक्षा करने में हम लोग गौरव का आभास करते हैं। तो जैसे सब लोग करते थे वैसे हम लोग भी करते थे। और एक जो दौर था कि जब आपको लगा कि भाई एक राजनीतिक विचार भी होता था कि नहीं, आपके यहाँ जो है ना आपके ना कोई भगवान है, ना आपकी कोई रामायण काल हुआ है, ना महाभारत हुआ है, ना ये हुआ है। तो आपको लगातार हमारी परंपराओं को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर हम लगातार नेगेटिव हम चलते थे कि सब कहाँ आ गए हम लोग, हमको कुछ नहीं आता है। और तो लेकिन धीरे धीरे और ये पिछले 20-25 साल में कुछ समझ विकसित होना ज़्यादा शुरू हुआ। तो शून्य में जो उस अर्थ में, और फिर ये था कि भाई स्कूल के ज़माने में या कॉलेज, खास करके कॉलेज के ज़माने में फिर हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गए। तो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आसान चीज़ भी है और उसमें क्योंकि दोस्त यार भी खूब होते रहे हैं तो वो एक शक्ति भी होती थी। तो स्टूडेंट यूनियन का भी काम किया, विद्यार्थी परिषद का भी किया। धीरे धीरे जैसे समझ बढ़ती गई और 1967-68 में जब अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, मेरा ख्याल है कि उस वक्त डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जनसंघ और सब जिनने भी किया होगा, तो हमको तो खैर अकल नहीं थी, लेकिन उस वक्त हम लोग उसमें भी तो लगभग पहला आंदोलन है तो गोरक्षा का आंदोलन और हिंदी अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, तो उसमें भी समझ और ना समझ के साथ सब। तो इस तरह से कुछ सिलसिला चलता रहा। और तो ये भी है, और ये भी फ़ख्र है कि 1974 में जब विश्वविद्यालयों के चुनाव की परंपरा आरंभ हुई तो उज्जैन में जो सबसे पहले विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए छात्र संघ के, तो शिवा कोटवानी। तो ये वो समय है जब 74 में शिवा कोटवानी उज्जैन में प्रेसिडेंट बनते हैं, अरुण जेटली दिल्ली में बनते हैं और लालू प्रसाद यादव पटना में बनते हैं। एक संबंध वो भी है। और तो इस तरह से कई चीज़ें होती रहीं, और राजनीति और साहित्य तो आना जाना चलता रहा। और क्योंकि डेस्टिनी थी कि आप साहित्य या संस्कृति की तरफ भी आपको जाना है, तो एक लंबा रास्ता राजनीति से या तो फिर संस्कृति की तरफ आए। और फिर ये भी हुआ कि रोज़गार के लिए पत्रकारिता का जो सिलसिला है, तो पत्रकारिता से भी जीवन शुरू हुआ। पहले कुछ समय मैं भोपाल में रहा, भास्कर में रहा 77 के आसपास, और कुछ समय बाद फिर दिल्ली चला गया समाचार भारती, और एक कृषि साप्ताहिक हुआ करता था साक्षी, उसमें कुछ समय काम किया। फिर लौट आए कि दिल्ली जो है एक महासमुद्र है और आप उसमें खप जाए, पता ही नहीं चला क्या होगा। तो उस समय कुछ लोग हैं जिनने मेरे जीवन को बदला है। एक अशोक वाजपेयी, एक राहुल बारपुते जो नई दुनिया के संपादक थे, और एक डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जो डीन थे हमारे विक्रम विश्वविद्यालय में, स्टूडेंट में थे। और चौथे शख्स थे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। तो क्योंकि अब यदि बात लंबी हो जाएगी, मुझे नहीं मालूम कि आप कितने समय का करेंगे, लेकिन जैसे गुरु पूर्णिमा का दिन था और डॉक्टर सुमन का विद्यार्थी परिषद वाले ही स्वागत करने वाले थे, और जो अखबारों में कुछ छपा था सुमन जी के खिलाफ, तो हमको
मुझे समझाया गया मेरे अपने सीनियर्स द्वारा कि यार ये सवाल करना चाहिए। तो उनका जब गुरु पूर्णिमा का दिन है और सब उनका सम्मान करने जा रहे हैं, तो मैंने एक मूर्खता अपनी की कि बाकायदा उनको इंट्रोगेट करना शुरू किया मंच पर। हम लोग नीचे खड़े हुए और ठीक ऐसे ही खैर, लेकिन सुमन जी ने मतलब वो भी दिन बदलने का है कि उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया, गले लगाया कि बेटा तुम्हारे पास जो सूचनाएं हैं वो वैसी नहीं है, कुछ और असलियत है। तो कहीं लगा, फिर घर जब मैं गया मैंने कहा कि आज मैंने इस तरह का उन्माद भरा कार्य किया है, तो घर में डांट पड़ी कि तुम पहले अपनी हैसियत देखो, तुमने क्या किया जीवन में, और तब अपने गुरु के बारे में बात करो। और लगभग उसके कुछ समय बाद इमरजेंसी लगी 76-77 में, तो सृजन अनुष्ठान करके उज्जैन में एक आयोजन हुआ। प्रकाश चंद्र सेठी केंद्रीय मंत्री थे या अब ध्यान नहीं, तो वो थे और सारे संकल्प कराए जा रहे थे कि हम राज्य के साथ हैं और इमरजेंसी के साथ हैं। तो एक प्रतिरोध की जो संस्कृति जो हमारे स्वभाव में, तो मुझ में भी थी, तो साथियों के साथ हमने उसका बहिष्कार किया और उसके कारण जो तकलीफ होना थी वो हुई। तो ठीक है। बिल्कुल सर। आप सर मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार भी हैं, तो आपको इस समय ऐसी किन किन चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है और बहुत सटीकता से आप इनको दूर भी करते हैं? देखिए कि मुख्यमंत्री का सलाहकार, देखिए बड़े मज़ेदार टर्म है। जी जी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री वो आज हैं, उसके पहले जो भी वो कार्य कर रहे थे, तो सामान्यतः एक दूसरे के परामर्श थे कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। और उनमें एक जो जज्बा, चूँकि मैं तो उसी शहर का रहने वाला हूँ जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, और उनसे एक तरह की पारिवारिकता भी रही, उनके बड़े भाई मेरे मित्र रहे हैं, हम लोग राजनीति और सब में हम सक्रिय रहे। तो लेकिन एक डॉक्टर मोहन यादव में एक जो जज्बा है कि कोई चीज़ है, एक तो विज़न, क्या करना है, कैसे करना है, और उसके प्रति जिद, तो संकल्प और सिद्धि, मैंने शब्द जरूर किसी और अर्थ में उपयोग होते हैं, लेकिन उन्होंने उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में उतार रखा। तो जैसे यही है विक्रमादित्य की बात है, या उज्जैन का एक तरह से पुनरोदय की बात है कि उज्जैन को फिर से हम केंद्रीय भूमिका में लेके आए। तो उसके लिए मुख्यमंत्री अपने लड़कपन के वक्त से छात्र जीवन या जो विश्वविद्यालय के जब अध्यक्ष बने उसके आसपास करने लगे हैं, और अपने लक्ष्य के लिए, उसके लक्ष्य के परिमार्जन के लिए, तो जो भी श्रेष्ठ लोग हैं पढ़ने लिखने वालों को, उनसे परामर्श करके उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। और उसी सिलसिले में जैसे विक्रमादित्य शोधपीठ का जो विषय है, तो मैं तो रिटायर हो चुका 2014 में, और कुछ समय में छत्तीसगढ़ सरकार में सलाहकार रहा, और फिर आया तो यहाँ पर कोई मीडिया का ऐसा कोई जो भी कुछ काम कर रहा, तो जो उसकी सफलता असफलता अपनी जगह है। मतलब वो जन्नत मुझे रास नहीं आई मीडिया की, या मीडिया वालों ने समझाने कि मैं किसी काम का हूँ, जो भी कुछ हुआ। तो जब ये मंत्री बने हैं, डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा मंत्री बने थे, तो औपचारिकता वर्ष, या आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो लगता है कि औपचारिकता नहीं, क्योंकि वो कोई काम बैठे ठाले नहीं करते, कोई ना कोई उनके पीछे उनका एक दूरदृष्टि होती है कि ये करना है, ये करना है, इस व्यक्ति की ये भूमिका हो सकती है, इस कुर्सी या ये पदार्थ है या मटेरियल है उसकी यह भूमिका हो सकती है, तो वो प्लान के साथ ही चलते हैं। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि मीडिया मुझे छोड़ना है पहली बार, क्योंकि मीडिया में मैं बहुत नुकसान में मैं था, जो भी इमेज के कारण भी, आर्थिक रूप से भी, और जो भी था, खैर तो उसमें मुझे कुछ कहना नहीं। तो परिवार वालों को लगता था कि भाई नेकी और पूछ पूछ तो नहीं करना है,
फिर ये हुआ कि नहीं विक्रमादित्य शोधपीठ के लिए करना है। तो मैंने कहा भाई उज्जैन जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और तो नहीं अपन करते हैं, और क्या जो पटाने वाला भाव रहता है। तो मैं उनके नाम के 3 हिस्से में करता हूँ। एक डॉक्टर हैं, मोहन है और यादव है। तो डॉक्टर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, और मेरा मानना है कि ऐसे कम ही राजनेता हैं जिनका इतना विविध विषयों पर गंभीर जानकारी उनके पास हो। और मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है, हिचक नहीं है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें वे मुझे लाजवाब कर देते हैं, और दूसरों को तो करते ही हैं, और बहुत सारी नई सूचनाएं होती जो क्यों उनके सोचने का तरीका जो है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। तो शोधपीठ के बहाने कि भाई शोधपीठ का करना है, विक्रमादित्य के बारे में बात करना है, विक्रम संवत के बारे में बात करना है, वैदिक घड़ी के बारे में बात करना है, तो ये घटनाएं तो बाद में घटी हैं, लेकिन उनकी जिद थी, उनका संकल्प था। और तो ऐसे 25 लोगों को जो काम कर रहे हो उसमें एक श्री राम तिवारी भी एक उसके हिस्सेदार हैं। और ठीक है, तो मौका मिला, उनने मदद की, और जब वो मेरे विभाग के मंत्री नहीं थे तब भी उनने मदद की, और वो मेरे मंत्री नहीं हैं इस कारण भी कई बार जो दुराव छिपाव के जो खेल होते हैं वो भी कुछ हुए हो, लेकिन ठीक है। लेकिन ही सपोर्टेड मी अ लॉट, कल भी, परसों भी, और आज भी, और आने वाले कल में भी। तो ये उनका प्रेम है। और तो अब सलाहकार वाला शब्द जो है मेरे को हमेशा अटकता, मैं खुद उनसे कह भी चुका हूँ। लेकिन ठीक है कि अब कई चीज़ों की औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन कई बार भाई सलाहकार का अर्थ ये हुआ कि एक सलाहकार जो है अपने बॉस को जाके बताएगा, अपने मुखिया को जाके बताएगा कि आपको ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। मज़ेदार बात यह है कि उसमें दोनों प्लेटफॉर्म पे डायलॉग की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ ये है कि कई बार वो मेरे डाटा को करेक्ट करेंगे, मेरी उनके ऐसा नहीं, ऐसा करना है, इन तारीखों में करना है, या ये फलाना है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो इसीलिए कई बार मैं अचकचा जाता हूँ कि भाई सलाहकार कौन किसका है। तो हम मतलब वो मेरे मार्गदर्शक हैं, कई बार वो चिंता करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, स्वास्थ्य को लेकर, जीवन को लेकर, और कई बार कि मध्य प्रदेश में उनके माध्यम से क्या बेहतर हो सकता है जी। तो और कई बार हम लोग बात न भी करें, कई बार ऐसे विषय होते हैं जिस पर हमने बहुत ही आरंभिक चर्चा की हो, 1 आध मिनट की बात हुई हो, फलना हो, तो लेकिन वो घटना उसी तरह से घट रही होती है, या वो फैसला उसी तरह से ले रहे होते हैं यदि हम लोगों ने बात की होती है। तो कोई ज़रूर नहीं कि मैं कहूँ या कोई और कहे, वो उनके मन में भी क्रिएटिव माइंड वो है, और वो करते रहते। बिल्कुल सर, आपके जीवन का एक वो संघर्ष जो आजकल की पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए एक प्रेरणा बन सके, एक संघर्ष सर आपके जीवन का। संघर्ष तो संघर्ष कल भी था, आज भी है। अब जैसे एक जो मैं नहीं भूल पाता, उज्जैन से ही मैं नौकरी के लिए लगभग 74-75 में 75-76 में नवनीत पत्रिका निकलती थी बॉम्बे से, और उसके संपादक थे डॉक्टर नारायण दत्त। उनके बड़े भाई थे या छोटे भाई रहे होंगे HY शारदा प्रसाद, जो इंदिरा गांधी के मीडिया सलाहकार थे जी। और ये जो मास कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया जो बना है, उसके पहले वो चांसलर डायरेक्टर DG जो रहे होंगे। तो मैं वहाँ लगभग ज्वाइन ही करना था, गया मैं नवनीत में। तो 2-3 घटनाएं घटी। एक तो ये था कि भाई मैं पहुंचा हूं तो ठेठ कस्बे से मैं आता था, उज्जैन से, अकल शक्ल कुछ थी नहीं, पैसा वैसा भी ज़्यादा नहीं था। तो बस से गया, बस से तो होल्डर वोल्डर पूरा बैगेज लेकर सब पहुंच गया वहाँ पर। और गंदा संदेह में ऑफिस गया, तो उन्होंने कहा कि पहले तुम जहाँ ठहरना हो ठहर के आ जाओ, फिर बात करेंगे। तो नेशनल हॉस्टल है वहाँ पर बॉम्बे में, कालबा देवी में। तो वहाँ मैं ठहरने गया, वहीं कई लोग ठहरते थे, और
वहीं पर बाद में चूँकि बहुत प्रसिद्ध हुए सुरेंद्र प्रताप सिंह एसपी सिंह, जो रविवार के संपादक बने और आज तक के भी चैनल हेड थे। तो वो भी वहाँ पर ट्रेनी जर्नलिस्ट थे धर्मयुग में। मैं गया तो मुझे अंदाज़ नहीं था, बस जेब में पैसा था नहीं बिल्कुल। जिसके पिता मुनीम हो तो उसकी जेब में कितना पैसा होगा। तो नेशनल हॉस्पिटल की खासियत ये थी कि वहाँ पर डॉर्मेट्री जो है आपको 5 रुपये में मिल जाएगी। तो जब वहाँ गया हूँ तो उन्होंने कहा कि नहीं, खाली नहीं है। तो मैं तो जानते नहीं नेशनल हॉस्पिटल के अलावा कि कोई और कोई जगह हो सकती है। और उज्जैन से पहली बार किसी बड़े शहर में गया तो मुझे लगा कि शायद ये बेवकूफ़ बना रहे हैं या कुछ होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँ। उन्होंने कहा मैं आपको जो एक बेड दे सकता हूँ फ़िलहाल, तो उसका जो बंदा है वो मुल्क गया हुआ, मुल्क में अपने गांव गया हुआ, जहाँ भी गया हुआ, वो आएगा तो आपको खाली करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि यार ये बेवकूफ़ बना रहा पक्का। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं खाली कर दूँगा। फिर मैं नहा धो के ऑफिस गया, नवनीत के ऑफिस, ताड़देव में ऑफिस था उनका। तो वापस जब मैं लौटा हूँ 6-7 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास, तो पता चला कि आप मेरा सामान जो है वो कमरे से बाहर रखा हुआ है। तो मैंने घबराया, तूने कहा नहीं, वो जिसका था वो आ गया है। अब श्री राम चरित जाएँ कहाँ पर। तो गनीमत थी कि मैं अपना होल्डर लेके गया हुआ। होल्डर मतलब जिसमें बिस्तर सारा रहता है, गद्दा जैसे जो। तो जो वॉशरूम जाने, क्योंकि तो हॉस्टल है जहाँ पर बहुत से लोग बाथरूम जाते हैं, कॉमन टॉयलेट होता है, तो वहीं पर बाथरूम के सामने ही बिस्तर लगा के मैं लेटा हूँ। और सुबह जब मैं उठा हूँ सोकर, और ये कि छोड़ के जाना है, तो एसपी सिंह मिले, सुरेंद्र प्रताप सिंह। तो यंग, हाइट उनकी मुझसे भी कम थी। तो उन्होंने कहा, अच्छा, उन्होंने खुद उठाया कि भाई पार्टनर कौन हो, कहाँ हो, क्या यहाँ क्यों पड़े हुए हो, लेटे हुए हो। तो मैं परेशान होने कहा भाई मैं क्या कोई आया था इस तरह से, और मैं चला जाऊँगा। अच्छा, तनख्वाह भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 300 रुपया। तो मेरा हिसाब ये था कि भाई 5 रुपये रोज़ तो इसका होगा, हॉस्टल का किराया देना है हमको, और 5 रुपये रोज़ में खाना खाना है। तो 300 रुपये हो गए। तो मैंने उनसे कहा भी डॉक्टर नारायण दत्त से, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हम आपको इतना दे सकते हैं, बाकी फिर आपने पार्ट टाइम में काम करो और अपने सर्वाइव करो। तो मैंने कहा भाई सर्वाइव करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ, पार्ट टाइम में 24 घंटे यही मैं करूँगा, तो मैं अपना लिखना पढ़ना कब करूँगा। तो खैर तो मैं छोड़ छाड़ के मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। तब उस जमाने गिरिजा शंकर त्रिवेदी थे, ठाकुर राणा थे, चित्रकार थे। तो और डॉक्टर नारायण दत्त जैसे द बेस्ट जर्नलिस्ट के अंडर में काम करने का मौका मैं चूक गया आर्थिक साधनों का। तो वो बात है जो भुलाए नहीं भूलती। और भी ठीक है, अशोक वाजपेयी फिर मुझे यहाँ लेके आए, बाकायदा इंटरव्यू हुआ। राहुल बारपुते थे उसके इंटरव्यू करने वाले, ये थे डॉक्टर भट्टाचार्य, डॉक्टर अशोक वाजपेयी थे ही। और उस वक्त भी ये था कि जो पॉलिटिकल प्रेशर किसी और के लिए था, तो मैं तो बिल्कुल अज्ञात कुलशील आदमी की तरह उज्जैन भोपाल आया हुआ था। और तो ठीक है, अच्छा हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो दुनिया मेरी मीडिया से थोड़ी बदल के, पर मीडिया में चूँकि एक बेसिक शायद अनुराग है, तो दाएं बाएं में होते ही रहता हूँ, कभी मीडिया कभी क्या। बिल्कुल सर। अंतिम सवाल सर आपका कि उज्जैन सीएसटी को लेकर तैयारियां चल रही है, उसको लेकर संस्कृति विभाग किस तरीके से तैयारी कर रहा है, ये अंतिम सवाल है। देखिए संस्कृति विभाग क्या कर रहा है ये भी मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। और उज्जैन का सिंहस्थ मेरे लिए एक महज इवेंट नहीं है, जैसा कि अभी महाकुंभ के रूप में प्रयागराज में हुआ, या नासिक में हो जाता है, या हरिद्वार में हो जाता है। तो इवेंट नहीं है नंबर एक। ये इतने हजारों साल की जो परंपरा से जो ये कार्यक्रम चला आ रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जो
समाज है वो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक तरह से पुनर्जीवित करने के लिए या जिसको कहते हैं कि सर्विसिंग के लिए बात आधुनिक भाषा में बात करें तो वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और जो साधु संत हैं और बहुत ही बड़े बड़े गहरे समझ रखने वाले संत महात्मा वहाँ आते हैं। तो उनसे हम कुछ अपने जीवन को, समाज के जीवन को बदलने की कोशिश कर सकें, ये सीखने के लिए जाते हैं लोग। लेकिन अभी आप देखें इस जो महाकुंभ है तो इसके बारे में हमको सूचना ये नहीं मिलती कि वहाँ आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए क्या हुआ। अक्सर ये है कि साहब वो तो ये मोनालिसा, तो वर्षा रिसारिया या फलाना ठिकाना या और कुछ कि साहब आप हेलीकॉप्टर से यदि वहाँ पर 1.5-2 लाख रुपये आप खर्च करेंगे तो आप इलाहाबाद का आप परिदृश्य आसमान से देख सकते हैं। या जो काटेजेस हैं तो 1.5-2 लाख रुपए किराए वाली काटेजेस हैं। तो जो लग्जरी है, वैभव है, वही सारा कि जो खर्च कर सकता है यदि आप तो खैर तो एक तो उसके कारण से वो जो है जो मूल चीज़ जिसके कारण हजारों वर्ष से ये परंपरा चल रही है, यदि यही सब इसी तरह का मेरा ठेला होना है, इवेंट होना है, वो तो कहीं भी हो जाएगा, उसको मतलब नहीं। नंबर एक। दूसरी बात ये कि उसी को जांचते हुए, क्योंकि उज्जैन का मैं रहने वाला हूँ और अपनी धरा भूमि पर अधिक गौरव करने का, अभिमान करने का अधिकार मुझे भी जैसे सबको है, तो मुझे लगा भाई सिंहस्थ हम भी करते हैं तो हम में क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। तो अक्सर जो होता है कि हम उज्जैन को एक तरह पिछड़ा शहर के रूप में मान लेते हैं। हाँ ठीक है, अध्यात्म की नगरी है तो काशी है, हम फिर पिछड़ गए। सिंहस्थ की नगरी है, कुंभ की नगरी है तो महाकुंभ वहाँ होता है, इतना बड़ा गंगा का पाठ इतना बड़ा है, लोग इतने सारे इकट्ठे होते हैं, हम क्या है। तो फिर पता चला कि जब मैं देखना शुरू किया स्कंद पुराण या उस जो संदर्भ है, तो पता चलता है कि इस कुंभ की या समुद्र मंथन के बाद सारा जो घटनाक्रम है, जो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न मिले हैं उनके वितरण का जो काम है वो उज्जैन में हुआ। महाकाल हैं जिन्होंने कालकूट विष जो है, जो समुद्र मंथन से मिला, सबसे पहले उन्होंने उसको धारण किया, उसके बाद नीलकंठ कहलाए। राहु केतु की हम जब जिक्र करते हैं तो राहु केतु का जन्म भी उज्जैन में हुआ। तो ऐसे बहुत सारे जो संदर्भ हैं, तो मुझे लगा कि ये हमारा जो सिंहस्थ है ये तो अलौकिक है जी। मतलब अलौकिक मतलब दूसरों से बढ़ के भी है, और इसके साथ साथ इसमें आध्यात्मिक उत्कर्ष की सारी बातें छिपी हुई हैं। और इससे बढ़कर एक और जो चीज़ है कि महर्षि सांदीपनि, जो सिंहस्थ के आयोजन की जो पहली सूचना मिलती है हमको, वो है आज से 5,500 साल पहले की, जब महर्षि सांदीपनि जो है बनारस से, काशी से उज्जैन आए हैं सिंहस्थ में भाग लेने के लिए। पर यहाँ आते हैं तो पाते हैं कि अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ पर दुर्भिक्ष फैला हुआ है, तो सिंहस्थ होना भी मुश्किल है। और उज्जैन की जो जनता है वो भी त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि खाने के लिए अनाज नहीं, पीने की समस्या भी है। तो परमार्थ के लिए, सार्वजनिक परमार्थ के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए महर्षि सांदीपनि तपस्या करते हैं। तो सामान्य तो हमारे यहाँ जो परंपरा है कि हम अपने व्यक्तिगत मोक्ष के लिए तपस्या करना, उन्हें सब ये मोक्ष का करना है, या फिर असुरों की जो परंपरा है उसमें आप देखें कि वो रावण हो या और जो तमाम सारे असुर लोग हैं, दूसरे लोग हैं, तो वो व्यक्तिगत लाभ सिद्धि के लिए रावण को अमर हो जाना है, तो अमर हो जाना है, या कोई विद्या आ जाए, या अनाप शनाप पैसा आ जाए, या आप दुनिया के राजा हो जाए। तो इस तरह के मोटे तौर से 4-5-6 चीज़ों में उसको विभाजित कर सकते हैं। पर महर्षि सांदीपनि जो तपस्या कर रहे हैं वो उज्जैन के जो लोग हैं उनके दुर्भिक्ष के कारण उनका जो जीवन संकट में पड़ा हुआ है उससे उनकी मुक्ति हो, और सिंहस्थ जो है वो ठीक से बिना किसी बाधा के आयोजित हो सके। तो तपस्या वो इसके लिए कर रहे हैं। तो जो कथा कहती है, इसका पुराण भी कहता है कि भाई इसके कारण ऐसी निष्प्रिय भाव से जब वो तपस्या कर रहे हैं तो पहले माँ पार्वती प्रकट होती हैं, जो उनको आशीर्वाद देती कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो और
आज की भाषा में कहते हैं वी आर हैप्पी कि आप इस तरह काम कर रहे हो और अपनी तपस्या जारी रखो। तो बाबा महाकाल जो है फिर आएंगे, फिर आशीर्वाद देंगे। तो जैसा कथा में आता है कि फिर महाकाल प्रकट होते हैं, तो महाकाल में आशीर्वाद देते हैं उनको, महर्षि सांदीपनि को। और वो कहते हैं कि भाई तुम जब उज्जैन आए हो तो एक तो सिंहस्थ और कुंभ अपनी ये उज्जैन का जो विकास है वो होगा ही, इसके साथ साथ यहाँ पर तुम रहो और यहाँ अपना गुरुकुल खोलो पढ़ाने के लिए। तो ये महादेव जो है, शिव जो है, वो महर्षि सांदीपनि को निर्देश दे रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर विद्या का पढ़ाने लिखाने का काम शुरू करो, गुरुकुल खोलो। तो थोड़े समय बाद यहाँ पर बलराम और श्री कृष्ण आने वाले हैं तुम्हारे शिष्य बन के। तो वो आएंगे, क्या करेंगे? तो ये कि महर्षि सांदीपनि का जो इकलौता बेटा है जिसका किडनैप हो गया है और मान लिया गया है कि वो जीवन का उसका अंत हो गया है, यमराज उसको लेके गए हुए हैं, तो ये वो छुड़ाएंगे कृष्ण और बलराम, जो बाद में घटता है। तो ये महाभारत से कम बहुत पुरानी घटना है जिसके बारे में सारी बात हुई। तो सिंहस्थ की हमारे पास जो जानकारी मिलती है कि कम से कम 5,500 साल की तो उम्र है सिंहस्थ की, है वो समुद्र मंथन के वक्त से, लेकिन हम उतना समझ सकते हैं। तो वो है, या उज्जैन ऐसा शहर है जहाँ पर जैसे 84 महादेव हैं, तो हर कल्प में एक महादेव है। तो पृथ्वी को बने हुए लगभग 84 कल्प हुए हैं। तो उनकी जो विशेषता है और कैसे समाज का सुधार हुआ, विस्तार हुआ है, महादेव की क्या भूमिका है और दूसरे देवी देवता उनकी क्या भूमिका है, तो इस पर भी हम लोग काम करेंगे। और सिंहस्थ का एक उस बारे में फोकस हो पाए। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद थे श्री राम तिवारी जी, जिनके साथ हमने कई विषयों को लेकर चर्चा की। सर धन्यवाद आपको। देश प्रदेश की ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें यानी द MP वायर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।